से क्लास है 3:40 तक आती हो, क्यों? टाइम पे आया करो, रोज ऐसे 10 मिनट वेस्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ। सपोज दैट एक फोर्स में लगा रहा हूँ F इक्वल टू 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि म्यू के इक्वल टू 0.20 और म्यू एस इक्वल टू 0.25। ठीक है, ब्लॉक है कितना? तो ब्लॉक है 5 kg का। सरफेस कैसा हो गया? रफ सरफेस हो गया, क्योंकि म्यू के और म्यू एस की वैल्यू दे रखा है। आपको निकालना है फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे? अब अगर बताया था कि म्यू के और म्यू एस क्या होता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों बारे में बताया था क्या क्या होता है, नहीं होता है, सब कुछ बताया था। ठीक है, और ये भी बताया था कि जो म्यू के होता है स्लाइटली क्या होता है? लेस देन म्यू एस होता है। स्लाइटली लेस देन म्यू एस होता है। तो यहाँ पे अगर फ्रिक्शन फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, पहले तो एफबीडी बनाओ। ठीक है, एफबीडी कैसे बनाएंगे? इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? तो इधर की ओर एफ लग रहा है। ठीक है, ये एंगल दे रखा है आपको, ये एंगल है 37। सपोज दैट के एंगल दे रखा है आपको 37। इसके दो कंपोनेंट ब्रेक करो पहले तो। ठीक है, ये एंगल आपको दे रखा है 37। इधर का जो फोर्स लगेगा कितना होगा? एफ कॉस 37। और इधर का जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा? एफ साइन 37। और क्या लग रहा होगा? इस पे एक mg का फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर, 5 × g। 5 × g। और क्या लग रहा होगा? तो इधर की ओर फोर्स लग रहा है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस दोनों सरफेस के बीच में, जो किधर लगेगा? तो पीछे की ओर लगेगा। सपोज दैट फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? एफएस लग रहा है। ठीक है, एफ इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? एफ इक्वल टू दे रखा है 20 न्यूटन। तो एफ कॉस 37 कितना हो जाएगा? तो 20 मल्टीप्लाई बाय कॉस 37 कितना होता है? कॉस 30 होगा 4/5। यहाँ से जो फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? तो जाएगा 16 न्यूटन। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? तो जाएगा 20 × sin 37 कितना हो जाएगा? तो जाएगा 3/5। तो कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन का फोर्स। इस डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, इस पे और कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ? इस पे कोई और फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? इस पे कोई और फोर्स लग रहा है? तो जिस सरफेस पे रखा होगा वो क्या करेगा? एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। जिस सरफेस पे रखा होगा उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो नेट फोर्स देखेंगे सब सब मिला के, तो इतना ही फोर्स इस पे लग रहा होगा। एक अप्लाइड फोर्स है एफ, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिए हमने, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। ये एंगल आपको दिया हुआ था 37, तो कितना हो गया? एफ कॉस 37। और ये कितना हो गया? एफ साइन 37। नीचे लग रहा था वेट mg। ठीक है, और रफ सरफेस से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफएस, और एक फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को चेक करना है, यहाँ पे दोनों चीज दिया हुआ है। एक दिया हुआ आपको म्यू के, एक दिया आपको म्यू एस। म्यू के कब लगता है? जब दोनों सरफेस के बीच में क्या हो? रिलेटिव मोशन हो। ठीक है, एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस क्या हो? स्लाइडिंग होता रहता है। उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है किसके बराबर होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर। अगर मूव ना कर रहा हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन का। स्टैटिक फ्रिक्शन देखे थे हम लोग कैसे कैसे होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे कैसे होता है वेरी? तो जीरो से लेके, अब कंडीशन को बताए थे, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? तो जीरो से लेके अप टू लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। जहां पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है कितना होती है? तो म्यू एस इंटू एन के बराबर। म्यू एस इंटू एन के बराबर। कब? जब ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में हो, दोनों सरफेस के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा हो। ये कंडीशन है स्टैटिक फ्रिक्शन के केस। ठीक है, और कल बताया भी था कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू, सिंपल हो जाएगा, म्यू के इंटू एन। म्यू के इंटू एन, ये दो चीज हम लोग बता के आए थे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? जब सब्जेक्ट क्या करेगा? सब्जेक्ट बोलो, जब सरफेस क्या करेगा? रिलेटिव मोशन में रहेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जब सरफेसेस क्या रहेंगे? रिलेटिव मोशन में नहीं रहेंगे। कॉन्टैक्ट क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेस्ट पे रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, रेस्ट पे रहने के लिए क्या होगा?
रेस्ट पर रहने के लिए होगा कि जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, वो क्या हो, लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन हो। ठीक है, कहने का मतलब, ठीक है, चेक क्या करेंगे हम लोग पहले, ये जो सरफेस है, ये जो ब्लॉक है, मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने का कंडीशन क्या होगा, तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो क्या होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रहेगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वो अपने आप को कहाँ तक एडजस्ट करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो सबसे पहले केस में हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है कितना, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, सबसे पहले ये काम करेंगे। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कल बताया था, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। जहाँ पे म्यू एस क्या है, तो म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.25। और एन क्या है, एन है नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू एस अपने को पता है 0.25, नॉर्मल नहीं पता है, तो नॉर्मल कैसे निकलेगा, तो नॉर्मल निकलेगा इस डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करके, क्योंकि इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। अगर इक्वेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एन प्लस, और कौन सा फोर्स लग रहा है इधर, इधर लग रहा है एन, इधर लग रहा है एफ साइन 37। एफ साइन 37 की वैल्यू कितनी आई, 12 न्यूटन। तो जगह एन प्लस 12 इक्वल टू 5 इंटू जी, जी की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 10। ठीक है, तो यहाँ से जो एन की वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू कितनी आएगी, 50 माइनस 12, कितना हो जाएगा ये, हो जाएगा 38 न्यूटन। इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर देंगे तो म्यू, म्यू एस की वैल्यू पुट कर दो 0.25 मल्टीप्लाई बाई एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितना पुट कर दो 38, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा 19/2 हो जाएगा ना, 19/2, यानी ऑलमोस्ट 9 पॉइंट, ऑलमोस्ट क्या एक्चुअली 9.85 के बराबर। ठीक है, यानी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी जो वैल्यू है कितना आ रहा है 9.5। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या बोलते थे हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब आप देखोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जबकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जो मैक्सिमम फोर्स है फ्रिक्शन का कितना लग सकता है 9.5। अगर मैक्सिमम फोर्स 9.5 है, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स 9.5 है, इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ से पता चल गया हमको ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो मूव कर रहा है, तो इधर की ओर फोर्स कितना लग रहा होगा, इधर की ओर 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब जब मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा किसके बराबर होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के ना बराबर होके अब फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर लेंगे हम लोग, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर लेंगे। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर लेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर लेंगे, तो आपको पता है कि एफ के इक्वल टू क्या होता है, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन होता है। ठीक है, म्यू के आपको क्वेश्चन दे रखा है कितना 0.2, और एन, एन आप कैलकुलेट किए थे कितना, एन तो सेम ही रहेगा, एन रहेगा आपका 38। ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 7.6 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो जहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो क्या लगेगा 7.6 न्यूटन, ना कि 9.5 न्यूटन। ठीक है, 9.5 न्यूटन ना लेके यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कितना लगेगा 7.6 न्यूटन का। समझ में आ रहा है आदित्य, मोदी, मोहित? हाँ सर आ रहा है। पक्का ऐसे मरमर के क्यों बोल रहे हैं, हाँ सर हाँ सर, हाँ सर आ रहा है। श्रुति, तो ट्राई क्यों नहीं करती खुद से, कॉपी और पेन लेके बैठा करो। नोट्स लिखना नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन देते हैं उसको कम से कम रफ में ट्राई किया करो। और तनुश्री, तुम टेस्ट दी थी क्या, तनुश्री? कल जो टेस्ट हुआ तो दी थी? माइक अनम्यूट करके बोलो, लगा के चली गई क्या? मोहित, तुम टेस्ट दिए थे कल? नो सर, कल घर से बाहर थे।
तो रात में भी आके दे सकते थे, हाँ सर। अभी भी लाइव है, तुम दे सकते हो उसको। आदित्य तुम तो दिए थे ना आदित्य, टेस्ट दिए थे आदित्य, बताओ टेस्ट दिए थे कि नहीं दिए थे? सबका पता चल जाएगा यहाँ पे। कौन कौन दिया था नहीं दिया था। तुम लोग टेस्ट दिया करो, नहीं तो बाद में ऋषि, श्रुति, मिली और ज्योत्सना, बाकी कोई टेस्ट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिए हो? कल तक सब अटेम्प्ट करेंगे टेस्ट को। श्रुति 494, ऋषि क्यों नहीं दिए, तनुश्री नहीं दिया, मोहित नहीं दिया है, आदित्य नहीं दिया, तुम सब टेस्ट नहीं दिए हो, क्यों नहीं दिए हो? टेस्ट देना बहुत जरूरी है, नहीं तो पढ़ने का मतलब क्या है फिर? क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो पढ़ने का मतलब क्या है? ठीक है, टेस्ट देते रहना है। यहाँ से क्या बता रहा था, चलो ठीक है, टेस्ट देना आज। आज तुम दोनों सब अटेम्प्ट करना, तनुश्री बाकी जो भी दोनों हैं वो आज टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना। लाइव होगा, अवेलेबल होगा, साइट पे जाना और उसको अवेलेबल टेस्ट देना। टेस्ट देते रहो, तभी तो पता चला है कितना पढ़ा है, कितना सीखा है, कहाँ पे और इम्प्रूव करना है, कहाँ पे और पढ़ना है। अच्छा एक चीज देखो, जो मैं बताना चाहता था, आगे बढ़ते हैं। जो स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा था, ठीक है, कितना आ रहा था यहाँ पे 9.5 न्यूटन, जबकि जो काइनेटिक फ्रिक्शन आया कितना आया 7.6 न्यूटन। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, आप क्या किए, इसको पुल करना शुरू किए हो, सपोज दैट F4 से आप इसको क्या कर रहे हो, पुल करना शुरू कर रहे हो। ठीक है, तो इस केस में अगर मान लो कि सपोज दैट यही वाला केस ले लेते हैं, आपको इसको मोशन में लाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? आपको इसको मोशन में लाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो मोशन में लाने के लिए इसको आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी अगर मान लो कि थीटा है, तो जो एफ कॉस थीटा होगा, एफ कॉस थीटा इक्वल टू एफ एल के बराबर होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जस्ट मूव करना शुरू करेगा। एफ कॉस थीटा इक्वल टू एफ एल, यानी म्यू इंटू एन के बराबर जब लगाओगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। जैसे ही मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, जैसे ही मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, अब मान लो मूव कर रहा हो, तो जो इसको मान लो कि इसको मूवमेंट में रखने के लिए, ठीक है, मतलब इसको इनफॉर्म मोशन में रखने के लिए एटलीस्ट कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? ठीक है, इसको मोशन में रखने के लिए, इसको जो मान लो कि आप एफ डैश फोर्स लगाते हैं एंगल थीटा पे ही, तो जो एफ डैश कॉस थीटा होगा, इसको मोशन को मेंटेन करने के लिए वो किसके बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, यानी म्यू के इंटू एन के बराबर होना चाहिए। जब आपको मोशन में लाना था ऑब्जेक्ट को, तो कितना फोर्स लगाना पड़ना पड़ा था, म्यू एस इंटू एन के बराबर। लेकिन उस मोशन को इनफॉर्म मोशन में रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, म्यू के इंटू एन के बराबर। आपको पता है क्या होता है, जो म्यू एस होता है क्या होता है, ग्रेटर देन म्यू के होता है, यानी एन इंटू म्यू एस की बात करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन म्यू के इंटू एन। ठीक है, इसका मतलब आपको स्टार्ट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, स्टार्ट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, रेदर देन उसको मोशन को मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी जो काइनेटिक फ्रिक्शन है क्या होता है, लेस देन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसलिए किसी ऑब्जेक्ट को जब मोशन स्टार्ट करना हो, ठीक है, तब क्या है, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन उस मोशन को मेंटेन करना हो तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट करना हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। स्टार्ट करने के लिए आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, स्टार्टिंग करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, मेंटेन करना क्या होता है उसका आसान होता है। होता नहीं है, फील भी करते होगे आप कि आप स्टार्ट करना क्या होता है, गाड़ी को मान लो पुश कर रहे हो तो जस्ट स्टार्टिंग में पुश करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। जब गाड़ी मोशन में आता है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। थोड़ा सा क्या होता है, ऐसे भी कोई ऑब्जेक्ट को जस्ट स्टार्ट करोगे पुश करना तो उसको मूव करने के लिए डिफिकल्टी होगी, लेकिन जब एक बार मूव करना शुरू कर देगा तो क्या होता है, आसान होता है उसको मेंटेन करना।
अगला एग्जांपल देता हूँ। सपोज इस तरह से एक ब्लॉक है वर्टिकली, एक ब्लॉक क्या है, वर्टिकली है। आप इसको मान लो सपोज दैट किसी फोर्स से आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। सपोज दैट कि 50 न्यूटन के फोर्स से क्या कर रहे हो, इसको पुश कर रहे हो। यहाँ पे जो सरफेस है, इसके जो म्यू की वैल्यू दे रखी है, सपोज दैट कि 0.3 दे रखी है। कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि इसके बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा, जहाँ पे इसका जो मास है दे रखा है 2 kg। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है 2 kg। फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, कितना हुआ बताओ। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। थोड़ा बताया करो, सॉल्व किया करो, बोला करो। बिल्कुल चुप हो जाते हो तो। बताओ कितना होगा, 1 मिनट का टाइम देते हैं, करो फटाफट करो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन किधर होगा, सबसे पहले तो डायरेक्शन बताओ किधर होगा। अगर इस ऑब्जेक्ट का आप एफबीडी बनाओगे, इस ऑब्जेक्ट का अगर एफबीडी बनाओगे, ठीक है, तो नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा 20, 2 × जी की वैल्यू हम लोग 10 ले रहे हैं, कितना हो जाएगा 20। एक और फोर्स क्या अप्लाई कर रहे हो आप, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कितना 50 न्यूटन। ठीक है, इस सरफेस जो रफ सरफेस है, इसका अगर इंटेंशन देखोगे तो क्या होगा, ए ब्लॉक नीचे की ओर आना चाहेगा, ए ब्लॉक, क्योंकि इस डायरेक्शन में ओके फोर्स लग रहा है क्या, इसका जो वेट है इस ब्लॉक को नीचे की ओर लाना चाहेगा। जैसे नीचे की ओर लाना चाहेगा, अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, हमेशा क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो रिलेटिव मोशन कैसा हो रहा है इस ब्लॉक का, ए ब्लॉक क्या आ रहा है, नीचे की ओर आना चाह रहा है, ए ब्लॉक नीचे की ओर जाना, तो इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स है क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अगर आप इसको 50 न्यूटन से पुश कर रहे हो तो एक और फोर्स लगेगा, आप इसको पुश कर रहे हो तो नॉर्मल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में इस पे ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगेगा। ठीक है, और कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, सिस्टम जो है क्या है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। होल सिस्टम इज इन रेस्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या होगा, टोटल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल होंगे, टोटल फोर्स इन बाई डायरेक्शन क्या होंगे, नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, फोर्स कितना होता है 0, यानी एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस होगा और बाई डायरेक्शन में भी फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा। तो आपको पहले निकालना है एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का जो अप्लाइड फोर्स है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है आपका, नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है। बैकवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है, किस पे, ब्लॉक 2 kg पे। इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करोगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 50 आ जाएगा। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में बैलेंस करोगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, अब हमको देखना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमको रेस्टुस नहीं दिया हुआ, मान लो कि रेस्टुस नहीं दिया हुआ, ठीक है, सिंपल ऐसे दिया हुआ, कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो अब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ए ब्लॉक रेस्ट में है कि नहीं है। रेस्ट नहीं दिया रहेगा, सिंपल ऐसे दिया रहेगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ब्लॉक रेस्ट में है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए सबसे पहले जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स है कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, तो लेस देन इक्वल टू जीरो से लेस, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। और लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू कितना होती है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू म्यू इनटू एन। अगर सिंपल म्यू दिया हुआ है तो म्यू लिखेंगे, म्यू एस म्यू को अलग अलग नहीं दिया हुआ है,
तो सिंपल हम दोनों को क्या मानेंगे, म्यू एस को बराबर मानेंगे, जो कि म्यू के बराबर है। तो यहाँ सबसे पहले लिमिटिंग फिक्सर निकाल लेते हैं कि लिमिटिंग फिक्सर कितना होगा। लिमिटिंग फिक्सर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एफ एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एल इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू आपको दे रखा है 0.3 और जो एन की वैल्यू है कितना है 50 है। यहाँ से जो लिमिटिंग फिक्सन की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी, तो 15 न्यूटन। कितना हो जाएगा 15 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ से पता चल गया कि जो ऊपर जो फोर्स लग रहा है फिक्सन फोर्स, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो 15 न्यूटन के बराबर होगी। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी 15 न्यूटन के बराबर होगी। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। तो अगर आप देखोगे कि अपवर्ड फोर्स, अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है 20, और ऊपर जो मैक्सिमम फोर्स लगता था वो कितना लग सकता था 15 न्यूटन के बराबर। तो जो ब्लॉक होगा क्या होगा, नीचे की ओर मूव करेगा। ब्लॉक क्या करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स पूछा हमसे, एफ एस इक्वल टू क्या होगा, एफ एल के बराबर होगा। और यहाँ पे एफ एल इक्वल टू एफ के बराबर बोल सकते हैं, जो कि कितना होगा 15 न्यूटन के बराबर होगा। 15 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। सपोज इसी केस में, ठीक है, केस वन ले लेते हैं जहाँ पे एम इक्वल टू आपको 2 kg दिया हुआ था। मान लो कि इसी केस में हम, ठीक है, सिंपल एम इक्वल टू क्या ले लेते हैं 1 kg ले लेते हैं। एम इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम लोग 1 kg ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग 1 kg का ब्लॉक ले रहे हैं सेम कंडीशन में, ठीक है। अब क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स सेम रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा। हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया 15 न्यूटन का, ठीक है। 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए, ये अप्लाई किया होगा इधर नॉर्मल रिएक्शन, ब्लॉक पे क्या किया होगा, दीवार नॉर्मल डायरेक्शन अप्लाई किया होगा। और इस डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा 10 न्यूटन, और ऊपर क्या लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, उसको मान के चलते हैं हम लोग एफ एस, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखोगे, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस करोगे तो इस डायरेक्शन में अगेन 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। तो यहाँ भी जो नॉर्मल होगा वो कितना के बराबर होगा, 50 न्यूटन के फोर्स के बराबर। 50 नॉर्मल जो होगा यहाँ पे 50 के बराबर होगा। अब लेकिन यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, अगेन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, अगर यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू सेम रखे हैं 0.3, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा कितना होगा 0.3 इंटू नॉर्मल, जो कितना होगा 15 न्यूटन। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन का वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो 0 से लेके 15 न्यूटन तक। लेकिन जो बैकवर्ड डायरेक्शन, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कितना है 10 न्यूटन है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है क्या है 10 न्यूटन है। तो इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, तो एफ एस इक्वल टू 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से लेके 15 तक। नीचे अगर फोर्स ही 10 लगा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या होगा 10 के बराबर ही होगा। जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो 10 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ 15 मत करना। तो आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा कि ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कैसे चेक करेंगे, तो ब्लॉक मूव करने के लिए सबसे पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि कितना होगा, तो म्यू इंटू एन। सबसे पहले आप नॉर्मल निकालोगे, नॉर्मल को कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। उस लिमिटिंग फ्रिक्शन का चेक करोगे क्या इस अप्लाइड फोर्स इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है कि नहीं। लेकिन जो अप्लाइड फोर्स किधर देखेंगे, तो टेंजेंशियली देखेंगे। अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू द सरफेस या फिर टेंजेंशियल देखेंगे कि टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर ज्यादा होगा तो ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। अगर नहीं होगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अगर मूव कर रहा होगा तब क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, No, sir. जब बचपन में चीज पढ़े होगे कि पुलिंग और पुशिंग में कौन इजियर होता है। सपोज दैट ए ब्लॉक जिसका मास m है, They're pushing. पुशिंग इजियर होता है। यहाँ पे क्या है म्यू है, यहाँ भी क्या है आइडेंटिकल सरफेस है,
म्यू है, आइडेंटिकल ब्लॉक है। एक केस में क्या कर रहे हैं हम, एक केस में इसको फोर्स एफ से क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा बना के पुल कर रहे हैं, ठीक है। चाहे सिंपल ऐसे ले लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, सिंपल। एक में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल ले लेते हैं हम लोग थीटा। और एक में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको पुश कर रहे हैं एट एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इस तरह से पुश कर रहे हैं इसको एंगल ऑफ थीटा, और यहाँ पे पुश कर पुल कर रहे हैं हम लोग। दोनों केस में कौन सा इजियर होगा, मतलब इस केस में, केस वन में ब्लॉक को मूव करना आसान होगा कि ब्लॉक को सेकंड केस में मूव करना आसान होगा? तो सेकेंड केस में। सेकंड केस में आसान होगा। कौन कौन बोलता सेकंड केस में आसान होगा? कौन कौन बोलता है सेकंड केस में आसान होगा? बारिश हो रहा, आधे लोग को तो नेटवर्क नहीं आएगा। आवाज आ रहा है कि सबको? सर आ रहा है आवाज। ठीक है ठीक है, तो बताओ तो दोनों केस में से कौन से केस में आसान होगा और क्यों होगा? दोनों रीजन बताओ, मतलब आंसर ही बताओ, रीजन ही बताओ। सर पुश करना ज्यादा आसान होता है। क्यों? रीजन तो यही है, मतलब क्वेश्चन तो यही है, क्यों आसान होता है पुश करना? दोनों केस को स्टडी करेंगे हम लोग मैथमेटिकली, दोनों केस को हम लोग स्टडी करते हैं। पहला केस लेते हैं। पहला केस में देखोगे, ठीक है, अगर हम एफबीडी बनाते हैं तो इधर क्या कितना फोर्स लग रहा होगा, इधर फोर्स लग रहा होगा एफ कॉस थीटा, इधर लग रहा होगा एफ कॉस थीटा, और अपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, ठीक है। नीचे क्यों क्या लग रहा होगा, नीचे क्यों लग रहा होगा कैपिटल एम इंटू जी, कैपिटल एम इंटू जी। अगर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की ओर, ठीक है, एक नॉर्मल लगेगा ऊपर की ओर। सपोज दैट मान लेते हैं हम लोग n1 है, नॉर्मल लग रहा होगा n1, ठीक है। अब इधर मूव कर रहा है, अगर सरफेस क्या है, रफ है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ब्लॉक आगे की ओर मूव करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। इसको मान लेते हैं Fs1, ठीक है। अब अगर बैलेंस करते हैं तो क्या होगा, इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। इस केस में क्या हो जाएगा, तो आप इक्वेशन देखोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो चीजें क्या है, बैलेंस है, कोई भी मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम में वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, n1 प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। यहाँ से अगर n1 देखोगे तो n1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो कैपिटल mg माइनस एफ साइन थीटा, कैपिटल mg माइनस एफ साइन थीटा, क्या आया, n1 की वैल्यू आ गई, ठीक है, n1 की वैल्यू आ गई। इस केस में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा कितना हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इन फर्स्ट केस इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो म्यू इंटू n1, म्यू इंटू n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो म्यू इंटू n1 कितना आ गया, n1 हो गया mg माइनस एफ साइन थीटा। लिमिटिंग फ्रिक्शन इन फर्स्ट केस कितना हो गया, म्यू इंटू n1, n1 कितना हो गया यहाँ पे, mg माइनस एफ साइन थीटा। यानी अगर आपने जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, यानी एफ कॉस थीटा, ठीक है, एफ कॉस थीटा अगर क्या हो, ग्रेटर देन क्या हो, म्यू इंटू कैपिटल एम जी माइनस एफ साइन थीटा, देन ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, टू जस्ट स्टार्ट मोशन, जस्ट स्टार्ट मोशन एफ कॉस थीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन म्यू इंटू एम जी साइन थीटा। सेकंड केस में बात करते हैं, सेकंड केस में क्या होगा। सेकंड केस में देखो, जो अप्लाइड फोर्स है क्या है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, अप्लाइड फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। एंगल थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। यानी इस पे जो फोर्स लग रहा होगा
इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एफ, इसको पहले ऐसे ब्रेक करो, इसको नीचे ला रहे हैं हम लोग, शिफ्ट कर सकते हैं ना वेक्टर को। ये एंगल अगर थीटा है तो एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। इधर की फोर्स कितना लगेगा, एफ कॉस थीटा, और नीचे की फोर्स कितना लगेगा, इधर की ओर लग रहा है एफ कॉस थीटा, और नीचे की ओर लग रहा है एफ साइन थीटा। ठीक है, ये तो अप्लाइड फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक कर लिए। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक इसका जो वेट होगा वो लग रहा होगा नीचे की ओर। ठीक है, वेट कितना होगा, कैपिटल एम जी के बराबर, और ऊपर क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम मान के चलते हैं कितना होगा, N2 होगा। नॉर्मल रिएक्शन मान लिया हमने, N2 होगा। अब अगेन एक फिक्शन फोर्स क्या लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसको मान के चलते हैं Fs2। जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा Fs2। अगर आप वर्टिकल मोशन को एनालिसिस करोगे, वर्टिकल मोशन को एनालिसिस करोगे तो चीजें क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन लिखोगे तो N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, N2 इक्वल टू कैपिटल एम जी प्लस एफ साइन थीटा, कैपिटल एम जी प्लस एफ साइन थीटा, N2 इक्वल टू कैपिटल एम जी प्लस एफ साइन थीटा। इस केस में अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन देखोगे, इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन इन केस टू कितना आ जाएगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू N2। म्यू की वैल्यू कितनी है, दिया हुआ नहीं है, म्यू इज एट म्यू, और N2 की जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, N2 की वैल्यू हो जाएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अगर यहाँ पे जस्ट स्टार्ट करना मोशन को, तो जस्ट स्टार्ट मोशन, यहाँ पे क्या होगा, अगर मोशन स्टार्ट करना चाहते हो तो जो अप्लाइड फोर्स है एफ कॉस थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू कितना, म्यू इंटू एम जी प्लस कैपिटल एफ इंटू साइन थीटा। तो बताओ तो दोनों केस में कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, एफ कॉस थीटा इस केस में कितना होना चाहिए, तो म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा के ज्यादा होना चाहिए। ए वाला फोर्स बड़ा है कि ए वाला फोर्स बड़ा है, ये क्या है एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये क्या है एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यानी आप यहाँ से आराम से देख के बता सकते हो, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है Fl2 इज ग्रेटर देन क्या है, Fl1 है, Fl2 है जो क्या है ग्रेटर देन Fl1। ठीक है, Fl2 क्या है, म्यू इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, जबकि यहाँ पे क्या है म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स Fl2 क्या है ग्रेटर देन Fl1 है। अगर Fl2 ज्यादा है मतलब क्या होगा, सेकंड केस में उसको मूव कराने के लिए आपको ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा मतलब क्या होगा, पुशिंग क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। पुशिंग क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, और पुलिंग क्या होता है, इजियर होता है पुशिंग के रिस्पेक्ट में। आप किसी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट केस में क्या कर रहे थे हम लोग, पुल कर रहे थे ना, तो पुल करने में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो गई। तो अपने को पुल करना क्या होगा, आसान होगा। क्यों डिक्रीज हो गया पुलिंग में, क्यों हो गया, क्योंकि जब पुलिंग कर रहे थे तो इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन है वही क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि जो पुल कर रहे थे एक फोर्स का कंपोनेंट क्या आपने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया, एफ साइन थीटा क्या लगाया आपने, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया। इस केस के कारण क्या हो गया, जो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, कम हो गया। N1 जो है क्या होगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा हो गया। नॉर्मल जो है एफ साइन थीटा से डिक्रीज कर गया। लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा था, जब पुश कर रहे थे जो एक कंपोनेंट था फोर्स का वो क्या लग रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था एफ साइन थीटा। वो बेसिकली क्या कर रहा था, हमको नॉर्मल को इंक्रीज कर दे रहा था। ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्मल था एम जी प्लस एफ साइन थीटा हो जा रहा था। तो अगर नॉर्मल इंक्रीज हो रहा है सेकंड केस में, फर्स्ट केस में नॉर्मल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियस है नॉर्मल मल्टीप्लाई बाय म्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स सेकंड केस में क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा सेकंड केस में, इंक्रीज कर जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर इंक्रीज कर जाएगा तो बॉडी को मूव कराना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो हमेशा क्या होता है, पुलिंग क्या होता है, इजियर होता है विथ रिस्पेक्ट टू द पुशिंग।
आपको कोई बड़ा बक्सा है ना, तो बड़ा बक्सा को मूव कराना हो, या फिर बड़ा कोई ब्लॉक सा है उसको मूव कराना हो, तो आप पुश करने के बजाय पुल करना क्या करोगे, ज्यादा प्रेफरेबल रखोगे, यानी पुलिंग करोगे तो ज्यादा इजिली आप उसको मूव करा सकते हो, ना कि पुश करके। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। Yes. ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब इंक्लाइन प्लेन पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है। कल भी एक एग्जांपल देकर बताया था। ठीक है, सपोज दैट इंक्लाइनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन, का इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है, थीटा है। इंक्लाइन प्लेन का एंगल क्या है, थीटा है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स का कोफिशिएंट है वो क्या है, म्यू है। ठीक है, सपोज दैट इंक्लाइन प्लेन पहले इस तरह से था, हॉरिजॉन्टल था। अब धीरे धीरे इंक्लाइन प्लेन को क्या किया, आप ऊपर की ओर उठाना शुरू किया। इंक्लाइन प्लेन को क्या धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना शुरू किया, क्या होगा बताओ तो। सपोज पहले इंक्लाइन प्लेन ऐसा था, मतलब मान लो कि ऐसा प्लेन था। इंक्लाइन प्लेन तो बोलेंगे नहीं इसको, सिंपल ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन रखा हुआ था, ब्लॉक इस पे इस तरह से रखा हुआ था। ठीक है, जैसे इस ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन को ऊपर की ओर मूव करना शुरू करोगे, जैसे जैसे ब्लॉक को सॉरी प्लेन को क्या करोगे, ऊपर की ओर मूव करना शुरू करोगे, क्या होगा, एक थीटा आएगा। उसके बाद क्या करेगा, ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। ब्लॉक क्या करेगा, नीचे की ओर मूव करना शुरू कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब धीरे धीरे इंक्लाइनेशन क्या करते हो, बढ़ाते जाओ, प्लेन को सीधा करते जाओ, सीधा करते जाओ, सीधा करते जाओ। नॉर्मल डे में भी देख सकते हो आप। सपोज दैट एक पट्टी लो कोई, उस पे एक ब्लॉक रख दो, और उसको क्या करो, पट्टी को धीरे 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 ऊपर की ओर उठाते जाओ। ऊपर की ओर उठा रहे मतलब क्या है, इसका इंक्लाइनेशन क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा रहे हैं। एक टाइम के बाद क्या करेगा, ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड करना शुरू कर देगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको अगर एंगल निकालने के लिए बोले, कितना एंगल के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है क्या करेगा, स्लाइड करना शुरू करेगा, यानी ये जो ब्लॉक है कौन से मिनिमम एंगल पे ये क्या करेगा, स्लाइड करना शुरू करेगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड द एंगल थीटा at which block just start slipping down। ठीक है, आपको एंगल थीटा निकालना है जब ब्लॉक क्या करे, नीचे की ओर आना स्टार्ट कर दे, स्लिपिंग क्या हो, स्टार्ट हो जाए। कैसे निकालेंगे, ये बात समझ में आ रही है ना। जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाओगे, किसी एक थीटा पे ये ब्लॉक क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। वो मिनिमम थीटा निकालना है, क्योंकि उससे ज्यादा रखोगे थीटा तो ऑब्वियस है कि स्लोप बढ़ेगा, तो क्या करेगा, ब्लॉक नीचे की ओर मूव करना शुरू करेगा। पहला बात कि ब्लॉक नीचे की ओर मूव करना क्यों शुरू कर रहा है। अगर आप इस पर देखोगे, मान लो कि इसका ब्लॉक का मास अगर हम लोग मान के चलते हैं एम है, ठीक है, स्मॉल एम है, तो इस पे अगर एफबीडी बनाओगे, ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, ठीक है, वर्टिकली एम जी। इसका अगर दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल अगर थीटा है, एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर थीटा बढ़ते जाएगा तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। थीटा अगर इंक्रीज करोगे, ठीक है, जैसे जैसे थीटा क्या करोगे आप, इंक्रीज करोगे, जो एम जी साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या करते जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स बढ़ते जा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स क्या करते जा रहा है, एम जी साइन थीटा बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद जब इसके पीछे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा आ जाए, फ्रिक्शन फोर्स से क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए। पहले क्या होगा, जैसे थीटा बढ़ाते जाओगे एम जी सेंटर क्या होगा, बढ़ते जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, और थीटा बढ़ा दिए और फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक टाइम आएगा जब जो फ्रिक्शन फोर्स है किसके बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। अगर आप उससे ज्यादा थीटा बढ़ाते हो, उससे ज्यादा आप थीटा क्या करते हो, बढ़ाते हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि जो एम जी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे थीटा बढ़ा होगा एम जी साइन थीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको बैलेंस
नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के पास पहुंच चुका था। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन होता है। तो अगर इससे ज्यादा थीटा हुआ, इट मींस क्या करेगा? ब्लॉक नीचे की ओर मूव करना शुरू कर देगा। तो ब्लॉक स्टार्ट कब करेगा? ठीक है, ब्लॉक स्टार्ट क्या करेगा? यानी हम पूछेगा कि जस्ट स्लिप का केस हो, जस्ट स्टार्ट टू स्लिप, ठीक है, जस्ट स्टार्ट टू स्लिप, उस केस में क्या होगा? उस केस में जो mg sin थीटा है, mg sin थीटा क्या होगा? जस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, जस्ट इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगा। कब? जब स्टार्ट किया, जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। इससे थोड़ा सा भी ज्यादा वैल्यू लोगे तो क्या करेगा? ब्लॉक स्टार्ट करना शुरू करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा होगा, ठीक है, जब क्या करेगा? ब्लॉक क्या करेगा? स्टार्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो इस ए हम निकालते हैं, कितना होगा? तो यहाँ पे हमको सब पता है, बस एन निकालना है आपको। एन कैसे निकलेगा? तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या करो? इसको बैलेंस कर दो। अगर इस पे देखोगे तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, किधर लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा एन। और इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? जो एन होगा, एन किसके बराबर हो जाएगा? एन इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा। जो नॉर्मल है किसका बराबर हो जाएगा? mg cos थीटा। तो यहाँ से हमको पता चल गया स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी तो किसके बराबर होती है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होती है, जो कितना होता है? म्यू इंटू एन के बराबर। तो म्यू इंटू एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग? mg cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो जो कंडीशन निकालना है हमको थीटा का, कैसे आ जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी म्यू इंटू एन इक्वल टू म्यू इंटू एन की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? एम की वैल्यू कितना पुट कर दोगे? mg cos थीटा, जो कि यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना होगा? mg cos थीटा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा कितना हो जाएगा? इसको ला, मिनिमम वैल्यू थीटा कितना हो जाएगा? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? mg sin थीटा इक्वल टू म्यू इंटू mg cos ऑफ थीटा। यहाँ से mg काट दो, cos थीटा किधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? ये tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स म्यू। ये क्या हो जाएगा? यानी अगर आप सपोज दैट कि म्यू इक्वल टू, सपोज दैट कि म्यू इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1, म्यू इक्वल टू 1, इसका मतलब जो थीटा आएगा, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 इक्वल टू मतलब कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। यानी अगर मान लो कोई ऐसा इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, ये डिपेंड नहीं कर रहा उसके मास पे, कुछ भी रहे मास इसका, 1 kg रहे, 2 kg रहे, 3 kg रहे, 4 kg रहे, कितना भी रहे, अगर मान लो कि इसका जो म्यू है, म्यू की वैल्यू अगर 1 दे रखा है, तो जब तक थीटा 45 नहीं होगा, जब तक थीटा 45 नहीं होगा, जब तक ये ब्लॉक स्लिप करना स्टार्ट नहीं करेगा। यहाँ पे चाहे 1 kg का रखो, चाहे 2 kg पर रखो, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? म्यू पे कर रहा है, ना कि मास पे कर रहा है, ठीक है। यानी जब थीटा इक्वल टू 45 आएगा, तब तक ये क्या करेगा? ब्लॉक मूव नहीं करेगा। जस्ट इससे बढ़ाओगे तो ब्लॉक क्या करना पड़ेगा? मूव करना शुरू कर देगा। सपोज दैट कि म्यू इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं, मान लो कि 3/4 ले लेते हैं, तो यहाँ से जो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। यानी इस केस में, ठीक है, इस केस में जो स्लिपिंग स्टार्ट होगी, कहाँ पर स्टार्ट होगी? तो एंगल 37 से ऊपर क्या होगा? स्लिपिंग स्टार्ट होगा। तो अगर म्यू की वैल्यू डिक्रीज करते जा रही है, म्यू की वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है, तो थीटा भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यानी कम थीटा पे स्लिपिंग क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। कम थीटा पे स्लिपिंग क्या हो जाएगा?
स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा म्यू की वैल्यू होगी ऑब्वियस है स्लिपिंग क्या होगा, ज्यादा एंगल पे स्टार्ट होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? बोलेगा कोई? यस सर। यस सर। बोलते क्यों नहीं हो? तुम लोग को शर्म नहीं आती है? मैं कंटिन्यूअस बोलते रहता हूँ, हाँ सर और ना सर भी नहीं बोला जाता तुम लोगों से, हैं? हाँ सर और ना सर भी ना बोला जाता है। तो बोलना करना। इसको एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हैं, ठीक है? इस चीज को याद रखना, एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हैं। मतलब इतना एंगल तक ये क्या करेगा, मूव स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है? इससे ज्यादा एंगल होगा तो क्या करेगा, स्लाइड करना शुरू करेगा। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट दिया रहेगा आपको, अब फ्रिक्शन फोर्स निकालना, तो सबसे पहले एंगल ऑफ रिपोज निकाल लोगे आप। अगर मान लो कि इतना डिग्री है तो इसके पहले क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। तो आप सिंपल स्टैटिक फ्रिक्शन से उसका वैल्यू निकाल लेना। अगर इससे ज्यादा एंगल दिया हुआ है तो क्या करेगा, आप मूव करेगा, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेना। देखना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखना। अगला पॉइंट है, कितना टाइम हुआ है? टाइम, सर 4:28। टाइम बचा हुआ है? हाँ सर। कितना टाइम बचा हुआ है? 10 मिनट, 20 मिनट? सर 10 मिनट। 6:30 से 3:30 से 50 तक होगा ना जी? हाँ सर 50 तक 20 मिनट बचा हुआ है सर। आप ऐसे झूठ मत बोला करो। हाँ सर वो भूल गए सर थोड़ा। भूल गया, जानबूझ के झूठ बोल दिया, सही से। नहीं सर झूठ नहीं बोलेंगे सर, झूठ क्यों बोलेंगे। झूठ तो बहुत लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसका पता नहीं। हर कोई बोलता ही है थोड़ा बहुत तो झूठ, बोलता है कि नहीं बोलता है? सर बोलता है लेकिन सर ये गलती से हो गया, झूठ नहीं बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं मान भी लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फोर्स लगा रहा हूँ इधर एफ, ठीक है? फोर्स लगा रहा हूँ एफ। पूछता है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक, फाइंड द मिनिमम फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक। कितना मिनिमम फोर्स होगा, मान लो कि थीटा एंगल पर लगा रहे हैं, तो कितना मिनिमम फोर्स आपको रिक्वायर्ड होगा ताकि आप क्या करो, इसको पुल कर पाओ। निकालो तो जरा, ट्राई करो तो खुद से, सिंपल चीज है। मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक। इसका मास मान लेते हैं हम लोग, क्या है, एम है। कोई एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है रफ सरफेस पे, जिसके बीच का अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। ना देंगे तब भी समझ जाना कि म्यू है, तो कई बार छोड़ देते हैं, समझ जाना बाय डिफॉल्ट क्या है, म्यू है। हर बार कितना म्यू म्यू लिखेंगे? तो बोलता है कि मिनिमम फोर्स निकालो ताकि इस ब्लॉक को हम लोग पुश कर, सॉरी पुल कर पाए। मिनिमम फोर्स कितना होगा? कोई ट्राई करो, कोई ट्राई करो, सिंपल सा है। पहले एफबीडी बनाओ, पहला काम तो एफबीडी करोगे। इधर पे, इधर कितना लगेगा, इधर लगेगा एफ कॉस थीटा, इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा एफ साइन थीटा, ठीक है? इधर लग रहा होगा कोई फ्रिक्शन फोर्स, मान के चलते हैं हम लोग एफ एस। नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा एम जी, और ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। इसमें ऐड कर दें, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की ओर, ठीक है? तो बैलेंस करो पहले तो अगर बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में बैलेंस करोगे तो कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे तो हमारा आ जाएगा एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम इंटू जी, एम इंटू जी, ठीक है? और इस डायरेक्शन में देखोगे, अगर ब्लॉक को क्या करना है, पुल करना है, ब्लॉक को पुल करना है, इसका मतलब जो एफ कॉस थीटा होगा, एफ कॉस थीटा होगा, मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू कितना होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन के
बराबर, लिमिटिंग फिर से मतलब कितना हो जाएगा, तो लिमिटिंग फिर से हो जाएगा तो म्यू इंटू एन के बराबर। एन कहाँ से आएगा, इक्वेशन 1 से आप एन क्या करोगे, निकालोगे। ठीक है, यानी जो एफ कॉस थीटा है, एफ खुश रही पहले बताए भी थे, एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इंटू एन, एन की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। मिनिमम फोर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर मिनिमम फोर्स क्या लिख लेंगे इक्वेशन हम लोग, एफ कॉस थीटा, ऐसे अगर लिखूंगा तो समझ में आया क्या, एफ एफ सी, सी मतलब छोड़ो हटाओ हटाओ, पूरा लिखते हैं, एफ कॉस थीटा प्लस कितना हो जाएगा, इधर से इधर लिखा होगा तो कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एफ साइन थीटा इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू एम जी। तो यहाँ से अगर एफ कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 1 सिंपल कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है बस इसको लिखते जा रहे हैं, ये हो जाएगा म्यू इंटू एम जी के बराबर। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपको मिनिमम फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा किस पे, आगे बताओ ये मिनिमम कब होगा, जब ये चीज क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अगर एफ मिनिमम की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, एंगल अगर निकालना हो कितना एंगल पे अप्लाइड करें और कितना फोर्स अप्लाई करें, एफ मिनिमम का अगर थीटा पर डिपेंड कर रहा हो, ठीक है, एक फोर्स लगाया आपने जो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो मिनिमम फोर्स कितना होगा, कि यानी मान लो कि आप 50 न्यूटन का फोर्स लगाना चाहते हो, किस एंगल पर निकालना चाहते हो और कितना फोर्स लगाना चाहते हो ताकि क्या करे इसको पुल कर पाए। तो इसको जब आपको मिनिमाइज करना हो, इसको मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कॉस थीटा इसका जो डिनोमिनेटर है म्यू साइन थीटा, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा फॉर एफ मिनिमम, दिस शुड भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, इस क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो आपको पहले बताए होंगे फाउंडेशन में एकदम बेसिक मैथमेटिक्स में, इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस म्यू स्क्वायर के बराबर। ये चीज पढ़े होगे, इधर देख लो, अगर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का कोई इक्वेशन दिया हो इस तरह से, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है क्या होता है, ये चीज पढ़े होगे, ये होता है कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो लाई करता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कम और ज्यादा देन माइनस ऑफ अंडर रूट ग्रेटर देन अंडर रूट ग्रेटर देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कहाँ होता है, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक इसका रेंज होता है। ये चीज फाउंडेशन में मतलब बेसिक क्लास में जो बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा होगा उसमें ये चीज बताया गया होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। अगर एफ को मिनिमम करना है, एफ को अगर मिनिमम करना है, ठीक है, एफ को मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को हमको मैक्सिमम करना पड़ेगा। इस क्वांटिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो अगर एफ मिनिमम की बात करें हम लोग, कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तो एफ मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यानी इतना मिनिमम फोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा, तब जाके ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, ये क्या होगा, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना फोर्स आप लगाओगे तो ऑब्जेक्ट क्या क्या करोगे, पुल कर पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। सब समझ में आ रहा है। एक चीज होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो चीज थोड़ा बता देते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है, बस नाम है, सब हम लोग देख के आए हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको स्टार्टिंग में जब पढ़ा रहे थे एक चीज बता रहे थे, सपोज दैट आप क्या करते हो इसको, आप मान लो कि कोई फोर्स से एक चीज को क्या करते हो, आप पुल करते हो। ठीक है,
तो क्या होगा, इधर इसका mg लगेगा, इधर इसका mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा, और एक बैकवर्ड साइड में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स Fs लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स Fs लगेगा। आपको बताए थे कि जो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स दोनों क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। इस दोनों को जो रिजल्टेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स Fc, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम लोग लेमडा ले लेते हैं, थीटा थीटा हर जगह पे लेते हैं, ये तो अगर स्पेशल है तो इसको हम लोग स्पेशल नाम ही दे देते हैं, कोई जरूरी नहीं है, नोटेशन है। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बेसिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकलेगा, अगर यहाँ से अगर tan अल्फा लिखोगे, ठीक है, tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, Fs के बराबर, परपेंडिकुलर कितना होगा, Fs के बराबर, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इस Fs को हम लोग Fl के बराबर पुट कर देते हैं, n, Fl कितना हो जाएगा, म्यू इंटू n डिवाइड बाई n। तो यहाँ से जो अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, तो एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड, नाम एक बस जानना जरूरी था, क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कई बार सिर्फ एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे देगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से मतलब क्या समझोगे, तो आप समझोगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ मतलब जो tan अल्फा होगा म्यू के बराबर होगा। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ इसका मतलब क्या होगा, tan अल्फा क्या होगा, म्यू के बराबर होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना देके आपको दे रहे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अगर अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ तो मतलब क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू कितना होता है, म्यू हो जाता है। आपको जानना जरूरी होता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग किसको बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, तो एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स के जो बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये बेसिकली आपसे फ्रिक्शन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम थ्रू हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी प्रॉब्लम आप घर पे करेंगे बुकलेट से निकाल के, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो देता हूँ, बताना क्या होगा। सपोज देख एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दे रखा है थीटा। एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, करके देखते हैं कौन करता है। एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दे रखा है आपको थीटा। एक जो मैन है या फिर कोई बॉय है, कुछ भी है, वो क्या करता है, एक बार क्या करता है, फर्स्ट केस में क्या करता है, ऊपर की ओर रन करता है, फर्स्ट केस में ऊपर की ओर रन करता है, सपोज दैट सेकंड केस में नीचे की ओर रन करता है सेम इंक्लाइन प्लेन पे। सेम इंक्लाइन प्लेन बोले मतलब एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। एक क्या कर रहा है, नीचे की ओर रन कर रहा है, ठीक है। बोलता है कि ये जो रन कर रहा है अपने मैक्सिमम एक्सेशन कितना होगा, ठीक है। सपोज दैट ए मैक्सिमम एक्सेशन इसका a1 है, जब अप जा रहा है, तो जब डाउन जा रहा है तो मैक्सिमम एक्सेशन कितना है, a2 है। तो बोलता है अब दोनों केस में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है सरफेस के बीच में क्या है, म्यू एंड म्यू है। पूछता है फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैन ए पर्सन रन अप एंड डाउन, ठीक है। कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कोई पर्सन ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, जहाँ पे इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल दे रखा है थीटा। सोच बताओ तो, फाइंड maximum acceleration, find maximum acceleration, can a person find the maximum acceleration, can a person run up, find the maximum acceleration, can a person run up and run down। कितना मैक्सिमम एक्सेलेरेशन से एक पर्सन क्या करेगा, ऊपर जा सकता है
कितना मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेशन हो सकता है जिससे मैन क्या कर सकता है, ऊपर की ओर रन कर सकता है। और सेकंड केस में निकालना है कितना मैक्सिमम एक्सेशन हो सकता है जिससे मैन क्या करे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रन कर सके। कैसे करेंगे, कोई को आइडिया लग रहा तो बताओ। गलत सही मत सोचो, बस बताओ क्या कर सकते हैं। गलत करोगे तभी सही कर पाओगे, तो गलत या सही कुछ ही बताओ। क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन से? कुछ नहीं बोलोगे तो एग्जाम में भी ऐसे ही रह जाओगे। कुछ ना कुछ बोलते रहा करो, इंटरेक्ट करो, क्योंकि जिस एग्जाम को तुम लोग तैयारी करने जा रहे हो कोई आसान एग्जाम नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में 10,000 20,000 सीट है, ठीक है। बहुत ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, कोई आसानी से मेडिकल और डॉक्टर नहीं बन जाता। तो ऐसे तुम बिल्कुल सोचोगे कि तुम आराम आराम से पढ़ लें, कुछ ना करें, करना ना पड़े, दिमाग पर जोड़ ना देना पड़े और डॉक्टर बन जाएं। इट्स नॉट पॉसिबल। कई लोग कितना मेहनत करने के बाद भी नहीं बनते हैं। तो दिमाग को ओपन रखो, बताओ क्या क्या हो सकता है। और जो भी लेक्चर मान लो कि छूट जाता है, उसका वीडियो जरूर देख लिया करो। मान लो कहीं से नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया, कुछ हो गया, तो नेक्स्ट क्लास आने से पहले उसको देख के खत्म करके रखो। जहाँ से जहाँ तक दिक्कत हुआ है, नहीं सुन पाए हैं, वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा बिल्कुल। तो जो भी पार्ट छूट गया है, नहीं समझ पाए हैं, उसको वहाँ से देख के कम्प्लीटली समझ के आया करो। बताओ क्या कर सकते हैं। बोलो। सिंपल अगर केस मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक मैन को चलना है। एक मैन को चलना है, कैसे चलता है बताओ तो, कैसे चलता है? ये चीज बताओ कैसे चलता है। ये मैन क्या करता है, ठीक है। मान लो कि इसका पैर है, ये पैर क्या करेगा, पीछे की ओर पुश करता है सरफेस को। मान लो कि इसका जो पैर है, वो पैर क्या करेगा, सरफेस को पीछे की ओर पुश करता है, ठीक है। जब पीछे की ओर पुश करता है तो क्या करता है, जो सरफेस है, ये बताए भी थे उस टाइम पे जब कॉन्टैक्ट सरफेस बता रहे थे। तो मैन क्या करेगा, जब चलना शुरू करेगा तो क्या करेगा, सरफेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। तो जो सरफेस है इसको क्या करेगा, मैन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, पुश करेगा। न्यूटन थर्ड लॉ में बताए थे, न्यूटन थर्ड लॉ में ये चीज हम लोग बताए थे। तो इसका जो कंपोनेंट होगा, इसका जो कंपोनेंट होगा इन कॉस थीटा, उसी कंपोनेंट से क्या करेगा, ये आगे की ओर चलना शुरू करेगा। उसी कंपोनेंट से क्या करेगा, ये आगे की ओर चलना शुरू करेगा। तो अगर इस केस में देखोगे, इसको आगे चलने के लिए क्या करेगा, इसको आगे चलने के लिए क्या करेगा, इस सरफेस को नीचे की ओर पुश करेगा, ठीक है। नीचे की ओर क्या करेगा, पुश करेगा। इंक्लाइंड प्लेन पे इसको आगे जाना है तो क्या करेगा, सरफेस को नीचे की ओर पुश करेगा, ठीक है। तो सरफेस क्या करेगी, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। सरफेस क्या करेगी, एक नॉर्मल रिएक्शन एन इस पे लगाएगा, ठीक है। कोई कुछ बोलेगा? कोई कुछ बोलेगा? कहाँ हो, भी चले गए हो? मोहित, है सर, है सर। क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है? सर समझ नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है? सर यहीं से, ये जो अभी जस्ट जस्ट समझाए। ये जो समझाए, ये तो हाँ। थर्ड लॉ में समझाए थे, न्यूटन थर्ड लॉ में। हाँ। इससे पहले समझ में आ रहा था सब कुछ? हाँ सर, उससे पहले आया। इससे आ रहा था पहले, तो इसमें क्या दिक्कत है? अभी तो पूरा समझाया भी नहीं है, तुम लोग बोलना ही बिल्कुल बंद कर देते हो। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या चाहते हो नहीं चाहते हो। तो बोलोगे तब तो कुछ समझ में आएगा कि मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं ही बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाता हूँ, पता नहीं यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं न्यूटन थर्ड लॉ में बताया था कि कोई जो पर्सन है अगर आगे की ओर चलता है तो कैसे चलता है, वो क्या करता है, सरफेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, पुश करता है। बैकवर्ड डायरेक्शन क्या करता है, पुश करता है। तो सरफेस क्या करती है, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करता है, सरफेस
फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। ठीक है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है उसका जो कंपोनेंट होता है वो क्या करता है, इसको आगे की ओर मूव कराता है। ठीक है, उसका जो कंपोनेंट होता है वो क्या करता है, आगे की ओर इसको मूव कराता है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन के केस में क्या होगा, क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैन ए पर्सन रन अप, यानी कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसको होगा जिससे ये क्या करेगा, ऊपर जा सकता है, या फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू रन डाउन। आपको एक्सेलरेशन निकालना है कि जिससे वो क्या करेगा, नीचे की ओर आएगा। अगर पर्सन का हम लोग एफबीडी बनाए, पर्सन का अगर हम लोग एफबीडी बनाए फर्स्ट केस में, कैसे बनेगा, पहले एफबीडी बनाने की कोशिश करो। पर्सन क्या कर रहा है, अपर की ओर मूव करना चाह रहा है। ठीक है, तो पर्सन पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लग रहा होगा, इस पे mg लग रहा होगा। इसको कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये mg cos थीटा, और इधर क्या लग रहा होगा, mg sin थीटा। ठीक है, ऊपर क्या लग रहा होगा, इस पे नॉर्मल डायरेक्शन n लग रहा होगा, नॉर्मल डायरेक्शन क्या लग रहा होगा, इस पे n लग रहा होगा। ठीक है, आगे, अब जब पर्सन आगे बढ़ना चाहता है तो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कौन सा फोर्स इसको आगे बढ़ाएगा, इस पे जो आगे की ओर कोई फोर्स लग रहा है क्या, इधर लग रहा है mg cos थीटा, इधर लग रहा है mg sin थीटा। ठीक है, इधर लग रहा है नॉर्मल। तो इसको जो आगे की ओर मूव कर रहा है, आपको पता है कोई अगर आगे मूव कर रहा है तो कोई ना कोई फॉरवर्ड फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पे कौन सा फोर्स फॉरवर्ड लग रहा होगा जो यस इसको क्या कर रहा है, मूव करा रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है सर, सर, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पे, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जो क्या कर रहा होगा, इसको आगे की ओर मूव आगे करा रहा बढ़ाएगा। होगा। ठीक है, इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा यस। वो क्या लग रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स वो क्या कर रहा होगा, इसको मूव करा रहा होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर देखोगे तो नॉर्मल इक्वल टू कितना हो जाएगा, नॉर्मल इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा mg cos ऑफ थीटा, mg cos ऑफ थीटा। अब क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम एक्सेशन निकालना है जिससे क्या करे, रन अप कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम एक्सेशन है जिससे क्या करे, ऊपर दौड़ सके। ठीक है, मैक्सिमम एक्सेशन कितना होगा, तो मैक्सिमम एक्सेशन किस पर डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स पे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही क्या लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जिसको क्या कर रहा है, दौड़ने में हेल्प कर रहा है, दौड़ने में क्या कर रहा है, इसको हेल्प कर रहा है। ठीक है, यानी अगर मान लेते हैं कि जो मैक्सिमम एक्सेशन है ए है, मान ले कि A1 मैक्स है, ये जो A1 एक्सेशन है क्या है, मैक्सिमम एक्सेशन है, तो क्या हो जाएगा, एफ एस माइनस mg sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू A1, मास इंटू A1। आपको पता है एफ एस मैक्सिमम कितना लग सकता है, एफ एस मैक्सिमम कितना लग सकता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, क्योंकि जो एक्सेशन मैक्सिमम होगा किस पे डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन जब मैक्सिमम होगा तो एक्सेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा एक्सेशन से ये दौड़ नहीं पाएगा, उससे ज्यादा एक्सेशन से ये दौड़ नहीं पाएगा, यानी जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन माइनस mg sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू A1 मैक्स। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाता है, तो म्यू इंटू कोफिशिएंट फ्रिक्शन m है, सॉरी म्यू है, तो म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना है, नॉर्मल है हमारे पास mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू A1। m कैंसिल कर दो, तो यहाँ से जो A1 आ गया कितना आ गया, म्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा, और बाहर हम लोग जी मल्टीप्लाई करते हैं, जी कॉमन ले लिए, यहाँ से बच गया म्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा, यानी जो मैक्सिमम एक्सेशन है ऊपर जाने का कितना है, म्यू cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इंटू जी, म्यू cos थीटा इंटू म्यू साइन थीटा इंटू जी। उस तरह से सेकंड केस में अगर देखेंगे कितना मैक्सिमम एक्सेशन हो सकता है नीचे आने का, कितना मैक्सिमम एक्सेशन हो सकता है नीचे आने का सेकंड केस में, कैसे देखेंगे, तो सेकंड केस में क्या है, ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, जो ब्लॉक है, सॉरी ब्लॉक बोल रहे हैं, मैन है, क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है,
मान लेते हैं नीचे आने का जिसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्या है, a2 है, ठीक है। इस केस में इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा इस पे mg। इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा, ठीक है। और इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा किधर लगेगा, आगे की ओर लगेगा कि पीछे की ओर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर लगेगा पीछे की ओर लगेगा, पीछे। मारेंगे पे। अगर ये क्या करेगा, इसको पहले पुश करेगा, सर आगे 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 आगे। तो आप हाँ जिस सरफेस पे पुश करोगे, ठीक है, तो आप जिस सरफेस पे पुश करोगे, आप चल बताया था ना उसने, जब पुश करते हो तो आप क्या करते हो, सरफेस को पीछे की ओर धक्का देते हो ना, क्या करते हो आप, हाँ पीछे की ओर धक्का देते हो। पीछे। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, हमेशा जब रन चलते हैं, वॉक करते हैं, तो जो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स को क्या करता है, हम लोग को सपोर्ट करता है बिना, क्योंकि अगर मान लो आपको फ्रिक्शन लेस सरफेस पे रख दें, फ्रिक्शन लेस सरफेस एकदम चिकना टाइल्स का, एकदम चिकना टाइल्स बना दे, एकदम फ्रिक्शन लेस हो जाए, तो क्या उससे वॉक कर पाओगे आप, नो सर। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है है। ही नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो कोई भी फॉरवर्ड फोर्स हम लोग को लगेगा ही नहीं, कोई फॉरवर्ड फोर्स हम लोग को लगेगा नहीं। आप क्या करोगे, पुश करना चाहोगे पीछे की ओर, स्लिप कर जाओगे। ऐसे देखे भी होगे बहुत, अगर चिकना टाइल्स होता है तो उसमें चलना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर लगना कम हो जाता है। तो जब भी हम लोग चलते हैं तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है, हमेशा फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसे? में, ठीक है। आगे। इस केस में देखोगे तो क्या आ जाएगा, इस केस में जो आगे जो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स क्या लगेगा ऊपर, नॉर्मल रहेगा, इसका एफबीडी बनाओगे तो इधर की ओर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एफएस, एक और फोर्स क्या लग रहा है, एमजी साइन थीटा, इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है एमजी कॉस थीटा, और अपर डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है एन। अगर आप इस डायरेक्शन को बैलेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, एन इक्वल टू अगेन एमजी कॉस थीटा, एमजी कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लो कि आपने माना है कि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए क्या है, ए2 क्या है, मैक्सिमम है, ए टू कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, यहाँ पे जो ए2 प्रोवाइड कर रहा होगा एफ एस प्लस एम एम जी साइन। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ए2। एफ एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, अगेन लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिमिटिंग। बराबर, प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू मास इनटू, और एफ एल की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग अगेन कितना, म्यू इनटू एन, एन की वैल्यू कितना पुट कर देंगे हम लोग, एम जी cos थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू ए टू। यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से ए टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो एम एम क्या हो जाएगा, थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, ए टू इक्वल टू आ जाएगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू जी, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू जी, ठीक है। तो जो मैक्सिमम एक्सेशन होगा जिससे वो नीचे आ सकता है वो क्या होगा, इतना होगा, और मैक्सिमम एक्सेशन ऊपर जाने के लिए ये क्या होगा, ये रन अप का कंडीशन होगा, ठीक है, ये क्या होगा, रन डाउन का कंडीशन होगा। तो इतना मैक्सिमम एक्सेशन क्या कर सकता है, नीचे आ सकता है, और इतने ही मैक्सिमम एक्सेशन क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है, इससे ज्यादा एक्सेशन से ऊपर ये नहीं जा सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत, नो सर। आज का क्लास हम लोग यहीं पे रुकते हैं। किसी को कहीं पे ऊपर से नीचे तक में कहीं दिक्कत हो तो बताओ, 2 मिनट रुकेंगे, किसी को कोई दिक्कत बताओ।